हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फैटी एसिड सिंथेसिस करते थे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैटी एसिड सिंथेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है, बीटा ऑक्सीडेशन हम फैटी एसिड्स का कब क्यों करेंगे। यदि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए, और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो घबराइए नहीं, हम इसे आसान बनाएंगे। और तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगे, और दोस्तों के साथ शेयर करो। सो बेसिकली शुरू करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के साथ। सबसे पहले वही, हर चीज क्यों होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्यों होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर बॉडी फास्टिंग स्टेट में है, फास्टिंग स्टेट में बॉडी डिपेंड करेगी उसके रिजर्वॉयर्स पे, और रिजर्वॉयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फैट। 95% जो भी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है फैट की, वो बीटा ऑक्सीडेशन से होती है। बेसिकली क्या बीटा ऑक्सीडेशन अकेला टाइप का ऑक्सीडेशन है? नहीं, मोस्ट कॉमन बीटा है। बाकी माइनर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी होते हैं, अल्फा और ओमेगा, जिनको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं होती है। बीटा ऑक्सीडेशन ऐसा है क्या, बीटा का मतलब क्या होता है। बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ में आता है, जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बीटा कार्बन पे हो रहा है। बीटा कार्बन मतलब आप ये स्ट्रक्चर देखिए। दिस इज ये आपका, यहाँ से ये आपका ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो सीजर की तरह दिख रहा है आपको, दो कार्बन फ्रेगमेंट जो कट रहा है, दिस इज योर एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सीडेशन ऑन द बीटा कार्बन फॉर द रिमूवल ऑफ टू कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आप ध्यान इसको अब मैच करते चलिए आप फैटी एसिड सिंथेसिस से। वहां पे हम फैटी एसिड्स बना रहे थे एसाइल कोएंजाइम, मतलब हम एसाइल ग्रुप बना रहे थे फ्रॉम एसिटाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं एसिटाइल, ठीक है। अब आप समझते चलिए, अब हमें वापस बीटा ऑक्सीडेशन शुरू करना है। ये प्रोसेस कहाँ होगी, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था वो साइटोप्लाज्म में थी फैटी एसिड सिंथेसिस। ये प्रोसेस होनी है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगेन आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आपको अब बीटा ऑक्सीडेशन कराना है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले जैसे वहां पे था मोटिवेट करना पड़ता है, यहाँ पे भी मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन साइटोप्लाज्म। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स साइटोप्लाज्म में होगा। अब एक्टिवेशन का मतलब क्या है, वहां पे हम एसाइल ग्रुप से फैटी एसिड बनाते थे, यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे तो हम फैटी एसिड को कन्वर्ट करेंगे एसाइल ग्रुप में। फैटी एसिड इज कन्वर्टेड टू एसाइल कोएंजाइम ए। ये एसाइल ग्रुप आप देख सकते हैं। फैटी एसिड कन्वर्ट्स टू एसाइल कोएंजाइम ए, जो बन रहा है उसी के नाम का एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेज या थायोकाइनेज। काइनेज आ रहा है मतलब एटीपी लगेगा। इसमें हमें एक एटीपी लगता है इस प्रोसेस में, और बेसिकली ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है, तो इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी हो गया। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। आप फैक्ट्री ओनर है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने मोटिवेट कर दिया आपके वर्कर्स को। अब बात क्या है, साइटोप्लाज्म में है। आप बोलेंगे मेरी साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ यू नीड टू ट्रांसफर दीज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली अगेन वही बात, ऐसे फ्रीली परमिएबल नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको एसाइल कोएंजाइम ए को कार्निटिन एसाइल ट्रांसपोर्टर 1 बाहर की तरफ और कार्निटिन एसाइल ट्रांसपोर्टर 2 अंदर की तरफ के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। काफी आसान सी रिएक्शन है। एसाइल कोएंजाइम में कार्निटिन से कंबाइंड होके कोए रिप्लेस हो जाता है एसाइल कार्निटिन, ये अंदर गया एसाइल कार्निटिन, फिर वापस से कार्निटिन अलग होके एसाइल कोएंजाइम में, और कार्निटिन वापस रिप्लेनिश हो गया। तो ध्यान में क्या रखना है कि जो कोएंजाइम ए यहाँ पे हमने कंबाइंड करवाया एक्टिवेशन में, वो अंदर नहीं गया, अंदर जो कोएंजाइम है वो अलग है। बॉडी के पास 2 पूल्स ऑफ कोएंजाइम ए है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपके पास क्या हो गया, आपका वर्कर मोटिवेटेड हो गया और सही जगह पे आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको इससे काम निकलवाना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का मतलब क्या, अगर मैं आपसे कहूं आपको कहीं ना कहीं अल्फा बीटा कार्बन पर ध्यान देना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की स्टेप्स क्या क्या रहेंगी प्रॉपर की, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर क्लीवेज। इसका क्या मतलब है, बेसिकली सबसे पहले ये आपका एसाइल कोएंजाइम ए है। स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं रखने पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, आप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करेंगे। ये 2 H रिमूव करके डबल बॉन्ड बनवा देगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। आपका जो मोटिव है वो क्या है कि आप इस बॉन्ड को वीक कर पाए, ताकि आप 2 कार्बन फ्रेगमेंट को अलग कर पाए। हमेशा हम सारी चीजें इन्हीं के आसपास देखेंगे। डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन बन गया। अब ये प्रोसेस में जो
जनरेट होता है वो होता है FADH2। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे से 2 H जा रहे हैं तो उन्हें लेगा कौन, FAD। आगे वाली रिएक्शन में सेम रिएक्शन बताऊंगा, उसमें NADH होगा। सो आपको कैसे याद रखना है, F फॉर फर्स्ट, फर्स्ट इज फॉर FAD। सो जो पहली रिएक्शन है उसमें हमें क्या मिला, FADH2। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आगे जाके एनर्जी देगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। फिर हाइड्रेशन, आपने क्या किया, वर्कर को पहला दिन काम दिया, उसने काम कर दिया, इन डबल बॉन्ड बन गया, अब वो थक गया है, स्वाभाविक सी बात है। सो आप उसको वाटर देंगे, हाइड्रेट करेंगे। सो हाइड्रेशन किया आपने, सो इनॉइल कोएंजाइम ए का हाइड्रेशन हुआ। सो इनॉइल कोएंजाइम है हाइड्रेटेज, और अब हाइड्रेशन हुआ, सो यही बीटा पोजीशन पे, ये जो बीटा पोजीशन है यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे H ग्रुप जुड़ा। सो ये बना आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल कोएंजाइम में आपका चला आ रहा है, अब बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया। सो अब आपने उसको वाटर भी दे दिया। फिर आप उसको अगले दिन फिर काम पे बुलाते हैं और आप उसका फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। सो बेसिकली अब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का वापस से ऑक्सीडेशन होगा बाय डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब इसमें आपने वापस से रिमूव कर दिया एक H और एक H यहाँ से। सो आपको अल्टीमेटली कीटो एसाइल कोएंजाइम ए मिल गया। अब ये दोनों ऑक्सीडेशन आपको याद रखने हैं, इसमें FAD और इसमें NAD, और ये आपको जो मिला है कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। अब ये अगेन कीटो एसाइल आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा अगर आपने फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ा है। सो ये सब चीजें लिंक्ड है। आप कीटो एसाइल से वहां पे अल्टीमेटली फैटी एसिड बना रहे थे, यहाँ पे आप फैटी एसिड कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो आपको कहीं ना कहीं कीटो एसाइल ग्रुप मिल रहा है। अब इसे फर्दर हम क्लीवेज करेंगे। वहां पे कौन सा एंजाइम था क्लीवेज का, थायोईस्टर, यहाँ पे है थायोलेज। सो या तो कीटो एसाइल थायोलेज कह लीजिए या थायोलेज। सो अब इसका अल्टीमेटली क्लीवेज होगा और आपको एक एसाइल कोएंजाइम ए और एक एसेटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा। सो अब आपको एसेटाइल कोएंजाइम ए जहां मिला, ये क्लीवेज हुआ, ये इतना अलग इतना अलग। अब एसेटाइल कोएंजाइम ए यहां से आपका TCA साइकिल में जाके एनर्जी देगा, और ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है ये फर्दर यही साइकिल में घुस जाएगा। एसाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे वापस आ जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए, और साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक ये R ग्रुप पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज ना हो जाए। सो इसका क्या मतलब है, यदि मैं आपसे कहूं कि 16 कार्बन का हम अगर 16 कार्बन एटम्स का पाल्मिटिक एसिड की बात करेंगे, सो उसमें नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 16/2 - 1 7। सो अब आप खुद सोच के देख लीजिए, हर रिएक्शन में 2 कार्बन का खत्म होते जा रहा है और एंड में सिर्फ 2 कार्बन बचेगा। सो 7 बार रिएक्शन होगी तो ये पॉसिबल होगा। सो बीटा ऑक्सीडेशन ऐसा। सो अब आपको बीटा ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, यहाँ से आपको एनर्जी मिल गई। सो यही हमारा मोटिव था। हमारा मोटिव क्या था कि बॉडी फास्टिंग की स्टेट में बॉडी को एनर्जी चाहिए, सो उसे एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिली तो कितनी मिली, उसके लिए एनर्जेटिक्स है। सो एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल रही है, एक तो बीटा ऑक्सीडेशन से। नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता चल गया। बीटा ऑक्सीडेशन से क्या फायदा मिल रहा है, एक FADH2 मिल रहा है और एक NADH मिल रहा है। ध्यान दीजिए, FADH2 और NADH ये मिल गया। अब उसको आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, 2.5 + 1.5 ATP, तो 4 ATP टोटल हो गया यहाँ से एक बीटा ऑक्सीडेशन से। और जो आपका एसेटाइल कोएंजाइम ए है उसने आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय 2, अगर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एसेटाइल कोएंजाइम, इसमें -1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप आखिरी में सोचिए ये भी जो बन रहा है ये एसेटाइल ही बनेगा ना आखिरी में। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय 2 हो जाएगा। सो उसमें साइकिल कितनी चलेंगी वो अलग है, और जितने एसेटाइल कोएंजाइम होंगे, एक एसेटाइल TCA साइकिल में 10 ATP देता है। सो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर पाल्मिटिक एसिड की बात है, सो 8 आपको 7 नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, 7 4 28 ATP और 80 ATP आया यहाँ से, 16/2 80 ATP। 2 ATP माइनस करना पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहली साइकिल में आपने इन्वेस्ट किया था। सो वो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए ये आपने 1 ATP जो था वो आपका वहाँ पे AMP में और PPI में टूटा, तो इसलिए इसको 2 ATP कंसिडर करेंगे क्योंकि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। सो ये आपकी एनर्जेटिक्स हो गई बीटा ऑक्सीडेशन की। ये ध्यान रखिए, NADH का है 2.5 और FADH2 का है 1.5, ऑर्डर थोड़ा सा। अब रेगुलेशन की बात है। सो अगेन आपको पता है फास्टिंग स्टेट है या ग्लूकेगॉन है। फास्टिंग स्टेट है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज को कम करना। सो वो फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ाती है। फैटी एसिड सिंथेसिस से ये चीज़ जो बन रही है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये वाली साइकिल में हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया। अब आप इसको समझिए, अगर आपने फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ा होगा, सो मेलोनाइल कोएंजाइम ए की इंपॉर्टेंस आपको पता है।
मेलोनाइल कोएंजाइम है हमारा वहाँ मोटिवेटेड प्रोडक्ट था, ठीक है। एसाइल के बाद मेलोनाइल कोएंजाइम है, एसेटाइल। सो मेलोनाइल कोएंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देता है ट्रांसपोर्टर को। तो स्वाभाविक सी बात है, दिस रिएक्शन वोंट टेक प्लेस, सो हमारी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस के प्रेजेंस में बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑब्वियसली आप एक चीज को बना रहे हैं तो आप कॉन्करेंटली उसको एनर्जी के लिए तोड़ नहीं सकते। सो दिस इज हाउ इट इज रेगुलेटेड कि बेसिकली इंसुलिन ने फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ाया। वेल फेड स्टेट में भी फैटी एसिड सिंथेसिस होता है क्योंकि बॉडी चाहेगी कि एक्सेस को कन्वर्ट करे, और फिर उसने मेलोनाइल कोएंजाइम में जब बनता है ज्यादा तो वो इनहिबिट कर देता है इस पूरी साइकिल को। सो ये आपका खत्म हो गया। आपको साइकिल याद रखनी है, एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्ट और फिर प्रॉपर, जिसमें OHOC आपकी 4 रिएक्शंस है, एनर्जेटिक्स और रेगुलेशन। सो अब एंड में क्वेश्चन की बारी है, आप बता दीजिए। अभी जस्ट डिस्कस करा हमने, तो इसका आंसर कमेंट्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस समय में भी लर्निंग आसान हो सके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।